अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को करेंगे, है ना, जो कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होगा। क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होगा। और ये आज 11वां क्लास है, यानी कि 10 क्लास जो है इससे पहले 10 क्लास चल चुका है ना। अगर आप 10 क्लास को नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाके पूरा वीडियोज को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के इस क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन एक से छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। आगे भी आपको पारा मेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है कि सबसे पहले आपको अपने यहाँ पे सिलेबस को नहीं भूलना है। क्या सिलेबस को नहीं भूलना है। 450 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका, टोटल 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल टाइमिंग जो रहेगा वो आपको 2 घंटों 15 मिनट रहोगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप ये सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं ना। अंग्रेजी से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान यानी जीके से 15, और उसके बाद हिंदी से 15, और उसके बाद गणित से 15, और 25 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपको विज्ञान से। एक भी क्वेश्चन अगर आप हमारे से क्लास करते हैं तो नहीं छूटेगा, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 7:30 बजे डेली आपको यूट्यूब पे दिया जाता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको सिलेबस को नहीं भूलना है और सेवा की भावना को अपने दिल और दिमाग में रखना है हर वक्त। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इंडोस्कोपी किस विधि से होता है। इंडोस्कोपी जो होता है वो किस विधि से होता है। परावर्तन से होता है, अपवर्तन से होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होता है। इनमें से कोई नहीं, बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स, इन्हीं में से कोई होगा एक जिससे होता है इंडोस्कोपिक विधि, है ना। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो भी लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन टिक कर रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इंडोस्कोपी विधि जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होता है ना। इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या होता है, तो इंडोस्कोपी विधि होता है ना। और इंडोस्कोपी विधि किस से होता है, तो ये आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होता है ना। दोनों टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है अनुवंशिकता, क्या आधुनिक अनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया, बताइए तो। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब दिए, डार्विन साहब दिए, लेमार्क साहब दिए, इनमें से कोई नहीं, है ना। ये तो होगा नहीं, ये कतई नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स इन तीनों में से ही आपको टिक करना है ना। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो थे आधुनिक अनुवंशिकता यानी आधुनिक जेनेटिक्स का सिद्धांत जो प्रस्तुत किए वो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब टिक किए, है ना, यानी कि प्रस्तुत किए, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो भी लोग टिक कर रहे हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल साहब दिए उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया ग्रेगर जॉन मेंडल। यहाँ पे जो भी लोग ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आ चुके हैं हमारे बीच ये म्यूजिक गेमर, वीडियो प्लेयर, ये सभी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि आ चुके हैं हमारे साथ। प्रियंका कुमारी, रोशनी कुमारी और मोनिका कुमारी, ये सभी लोग जुड़ रहे हैं। राजू कुमारी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का क्लास जो है डेली 7:30 बजे चलता है ना। डेली 7:30 बजे लाइव क्लासेस चलती है आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत जो प्रस्तुत किए वो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब प्रस्तुत किए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है किस में रूपांतरित होती है, ये आपसे पूछ रहा है। यांत्रिकी ऊर्जा में बदल जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है, विकिरण ऊर्जा में बदल जाता है, बताइए तो किस ऊर्जा में बदल जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर देना है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है वो, यानी कि रूपांतरित प्रकाश ऊर्जा जो है किस ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। रूपांतरित होने का मतलब यही हुआ कि बदल जाता है प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिकी ऊर्जा में बदल जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है, और विकिरण ऊर्जा में बदल जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग जवाब दीजिएगा इसका, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग टिक कर रहे हैं कि रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। क्या जो भी लोग कह रहे हैं कि रासायनिक प्रकाश ऊर्जा जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए मोनिका कुमारी, प्रियंका कुमारी, है ना, ताज वाली जी, ये सभी लोग आ चुके हैं। निशा यादव, ये सभी लोग आ चुके हैं। एक बार आप लोग शेयर नहीं किए
तो शेयर कर दीजिए, है ना, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको पारा मेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस मिलती रहे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाव, बताओ जरा। तो ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है, क्योंकि लवण में क्या होता है, लवण में होता है, क्या होता है, डायलिसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, फोटोलाइसिस होता है, क्या होता है, यानी कि यहाँ पे लवण में जो होता है, देखिए कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, क्योंकि लवण नमक में होता है, यानी लवण में क्या होता है, डायलिसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस होता है, फोटोलाइसिस होता है। बताइए तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन है, क्या केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है ना, केमिस्ट्री से आपका ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे नमक में क्या होता है, जब कॉपर सल्फेट का जलीय घोल जो है प्रकृति में अम्लीय हो जाता है, होता है, तो क्योंकि लवण में जो है, यानी नमक में जो है क्या होता है पता है आपको, ये होता है आपको हाइड्रोलाइसिस होता है, क्या हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया होती है ना, यानी कि हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया को जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन को जो भी लोग टिक कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे जो भी लोग हाइड्रोलाइसिस को टिक कर रहे हैं, यानी कि सी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे और आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स। आपसे ये पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है, देखिए रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट है, आपको ये क्वेश्चन MBVI है ना, MBVI है, आप लोग याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना, तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये क्या करता है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है ना, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए ऑप्शन में आपके कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण और सीमे करा, इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स इस रॉकेट क्या करता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होता है। रॉकेट जब धुआं फेंकता है पीछे से तो वो धुआं जो है उतना ही तेज बल लगाता है रॉकेट की तरफ, और रॉकेट आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये किसका नियम है, न्यूटन के गति का नियम है ना, तो न्यूटन के गति के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, है ना। तो जो भी लोग यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं है ना। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है, सॉरी रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो न्यूटन के गति के नियम पर कार्य करता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और आपसे ये पूछ रहा है, थोड़ा छोटा कर लेता हूं, है ना। और ये आपसे पूछ रहा है थर्मस फ्लक्स, क्या थर्मस जो आप लोग यूज करते हैं बच्चों के लिए, है ना, थर्मस फ्लक्स का रज्जित तल, यानी तल उष्मा के अंतरण, यानी कि क्या होता है कि थर्मस के फ्लक्स का रंजित, यानी कि अंदर में जो उष्मा होता है, यानी अंदर में जो तल होता है, यानी कि लेयर होता है, उष्मा के अंतरण, यानी कि अंदर और बाहर के उष्मा को जो है एक दीवार की तरह कार्य करता है, वो क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है ना, रोकता है, ठीक है। तो किस तरीके से रोकता है ये आपसे पूछ रहा है, संवहन से रोकता है, विकिरण से रोकता है, इन सभी में से रोकता है, और सी में कह रहा है चालन से रोकता है। बताइए तो यहाँ पे जो मतलब कि थर्मस जो काम करता है ना, थर्मस है ना, थर्मस जो मतलब कि थर्मस फ्लक्स का रंजित तल, यानी कि एक लेयर होता है अंदर में, यानी कि जो रंजित किया जाता है, जो रंगा रहता है, रंजित तल उष्मा के अंतरण, यानी कि उष्मा के जो है अंदर और बाहर जाने से रोकता है, वो क्या प्रक्रिया है ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग टिक कर रहे हैं सी नंबर, यानी कि इनमें से सभी, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तब ना आप लोग जब गर्म पानी को रखते हैं, क्या गर्म पानी को रखते हैं ना, गर्म पानी को जब रखते हैं आप लोग, गर्म पानी को जब रखते हैं मतलब कि थर्मस में, तो गर्म ही रहता है, क्या गर्म ही रहता है ना, उष्मा को इधर आने देता है ना, बाहर के उष्मा को अंदर आने देता है ना, अंदर की उष्मा को बाहर जाने देता है ना। थर्मस यही काम करता है, और इनमें से सभी संवहन के द्वारा, है ना, विकिरण से रोकता है और चालन से रोकता है। तो याद रखिएगा आप लोग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और यह आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखिएगा, कह रहा है सूक्ष्मतम पदार्थ जिसे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किस
किस कोटि का होता है बताइए तो। मिलीमीटर का होता है, माइक्रोमीटर का होता है, नैनोमीटर का होता है, सेंटीमीटर का होता है बताइए तो। सूक्ष्म पदार्थ यानी कि बहुत छोटा पदार्थ जिसे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उस किस कोटि का होता है ये आपसे पूछ रहा है ना। यानी मिलीमीटर होता है ना, उसके बाद माइक्रोमीटर होता है, नैनोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं कि माइक्रोमीटर होता है, क्या माइक्रोमीटर होता है, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। तो माइक्रोमीटर होता है माय डियर फ्रेंड्स। जो भी लोग यहाँ पे टिक कर रहे हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन जो आपको कह रहा है, ये कह रहा है सूक्ष्म पदार्थ यानी कि सबसे छोटा पदार्थ जिसे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्पष्ट रूप से देखा जाता है ना, देखा जाता है ना, देखा जाता है, क्या देखा जाता है, देखा जा सकता है, किस कोटि का होता है, तो ये आपको माइक्रोमीटर कोटि का होता है ना। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। यानी बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं, ताज वाली जी, प्रियंका कुमारी, निशा यादव, मोनिका कुमारी, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और यह आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखिएगा, यह आपसे पूछ रहा है पानी, क्या कह रहा है ये देखिएगा। यह आपसे पूछ रहा है 8 नंबर आपसे पूछ रहा है, कह रहा है पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है बताइए तो। अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं, परावर्तन के कारण बताइए तो। पानी का बुलबुला जो है किस कारण से चमकता है ये आपसे पूछ रहा है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स ये क्या होता है कि पानी का बुलबुला जो है परावर्तन के कारण चमकता रहता है ना। परावर्तन जब होता है ना तब चमकता है पानी का बुलबुला है ना। यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। यानी डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का राइट आंसर है। ताज वाली जी ये सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे और आ चुका है। ये आपसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है, किसमें से गुजरने पर प्रकाश की गति सबसे कम हो जाती है बताइए तो। यानी किसमें से, यानी कौन ऐसा माध्यम है जिससे गुजरने पर जो है प्रकाश की गति सबसे कम हो जाती है ना। वायु में, जल में, निर्वात में, कांच में बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच में। क्या कांच में जब है ना, कांच में यानी कांच में से जब प्रकाश गुजरेगा तो उसकी गति जो है सबसे कम हो जाती है ना कांच में। ठीक है, तो कांच में आप लोग याद रखिएगा सबसे, यानी अगर कोई भी मतलब कि प्रकाश कांच से होकर गुजर रही है तो उसका गति जो है बहुत ज्यादा कम हो जाता है ना। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। जैसे आप लोग देखते हैं कि टॉर्च में अगर शीशा लगा रहता है तो उसका रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं जाता है ना। इसका प्रैक्टिकल आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए है ना। और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे और ये आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है सहसंयोजक बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड मुख्यतः पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं, अकार्बनिक यौगिक में पाया जाता है, विद्युत अपघट्य में पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। सी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं और डी में कह रहा है कार्बनिक यौगिक। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो पाए जाते हैं मुख्यतः वो किस में पाए जाते हैं, तो कार्बनिक यौगिक में पाए जाते हैं। अगर आप केमिस्ट्री पढ़े हैं 12th का तो बहुत अच्छे से इसका राइट आंसर दिए हैं है ना। यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए है ना। ताज वाली जी, प्रियंका कुमारी, रोशनी परवीन, रौनक कुमारी, रोशन कुमारी, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कार्बनिक यौगिक जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिक में मुख्यतः जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बॉन्ड पाया जाता है, बंधन पाया जाता है ना। इसका राइट आंसर हो गया माय डियर फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आने ही वाला आपके स्क्रीन पे और आइए आ चुका है। इसका राइट आंसर आप लोग को देना है ना। निम्नलिखित में से कौन बनौनी, क्या बर्नौली, क्या बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। गैस स्टोव, बुर्नसेन है ना, बुर्नसेन बर्नर जो होता है वो हो गया, इनमें से कोई नहीं। और डी में कह रहा है गैस लाइटर है ना, बुर्नसेन बर्नर और उसके बाद गैस स्टोव और उसके बाद इनमें से कोई नहीं और उसके बाद आपको कह रहा है गैस लाइटर। तो बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं कि बर्नौली, क्या बर्नौली के सिद्धांत जो कार्य करता है, ब्रूसेन बर्नर के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका राइट आंसर जो भी लोग बी नंबर टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सी अधातु है जो कक्ष यानी कि कक्ष तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यानी कक्षा में तापमान पर
द्रव अवस्था में पाई जाती है? क्लोरीन, हीलियम, फास्फोरस और ब्रोमीन। बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, कौन ऐसा अधातु है, धातु नहीं पूछ रहा है आपसे, है ना, अधातु पूछ रहा है, तापमान पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये आपको पिछले क्वेश्चंस में भी आया था ये, और ये है आपका ब्रोमीन, है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, जो भी लोग डी नंबर ऑप्शन को टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है देखिएगा, कि निम्नलिखित धातुओं को भूपल्टी में एल्यूमिनियम, क्या एल्यूमिनियम के पश्चात उनकी प्रचुरता के सापेक्ष में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। कैल्शियम, आयरन, आयतन और उसके आयरन, और उसके बाद सोडियम, और उसके बाद मैग्नीशियम। इसका आपको जो है क्रम सजाना है ना। तो इसका क्रम जो हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ए में कह रहा है 1 होगा, 2 होगा, और उसके बाद 4 होगा, और उसके बाद 3 होगा। सी बी में कह रहा है 2 होगा, क्या 2 होगा, 1 होगा, 3 होगा और 4 होगा। तो बताइए तो क्या होगा। सी में कह रहा है 2 होगा, 1 होगा, 4 होगा और 3 होगा। डी में कह रहा है आपसे 1 होगा, 4 होगा, और उसके बाद 2 होगा, और उसके बाद 3 होगा। बताइए तो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, इसका क्रम जो होगा अवरोही क्रम आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। जो भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा, और उसके बाद 3 हो जाएगा अवरोही क्रम, और उसके बाद 4 हो जाएगा। यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स बी नंबर, है ना। यानी कि अवरोही का क्रम जो व्यवस्थित हो जाएगा आपको बी नंबर, यानी 2 आएगा पहले, उसके बाद फिर 2 आएगा, उसके बाद पहले आयतन आएगा, उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि पहले आयतन आएगा, 2 नंबर में क्या कर रहा है, पहले आयतन आएगा, उसके बाद जो है कैल्शियम आएगा, और उसके बाद जो है सोडियम आएगा, और उसके बाद मैग्नीशियम आएगा। तो इस तरीके से आपको ये समझ लेना है अवरोही क्रम, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे माय डियर फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखिए, विरंजक चूर्ण के प्रयोग द्वारा कपड़ों में विरंजन प्रक्रिया में वर्णक पदार्थ हो जाता है, क्या ऑक्सीकृत हो जाता है, अपचयित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। बताइए तो क्या हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये क्या होता है कि विरंजक चूर्ण के प्रयोग द्वारा कपड़ों में विरंजन प्रक्रिया में वर्णक जो होता है, वर्णक पदार्थ जो है ऑक्सीकृत हो जाता है ना। वर्णक पदार्थ क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, जो भी लोग ए नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ताजवाली जी बिल्कुल राइट दिए हैं आंसर, और प्रियंका कुमारी, और उसके बाद प्रियंका कुमारी और निशा यादव, ये सभी लोग, और मोनिका कुमारी, बहुत सारे लोग हैं जो कि सही जवाब दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, है ना। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है ये यार ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। नींबू को खट्टा कौन बनाता है, नींबू को खट्टा जो है कौन बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक एसिड, और उसके बाद एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो आपको पता है ना जितना भी खट्टा चीज है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप लोग बताइए तो कौन सा एसिड पाया जाता है। तो सिट्रिक एसिड माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग बता रहे हैं कि सिट्रिक एसिड सर। तो इसका राइट आंसर हो गया सिट्रिक एसिड। यानी कि सिट्रिक एसिड जो होता है ना, जितना भी खट्टा मटेरियल है, चाहे नींबू हो, चाहे वो गोलगप्पा हो, चाहे वो आपको दही हो, उस सभी में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। इसका राइट आंसर तो मेरे हिसाब से सभी लोग सही टिक किए हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है मेडुला ऑब्लिंगेटा मानव के किस अंग का हिस्सा है। बताइए तो हार्ट का, मस्तिष्क का, यकृत का, यौन अंग। यानी कि लड़कियों में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका अंग, यानी कि वेजिना ऑर्गेन, है ना, वेजिना ऑर्गेन इसका इंग्लिश हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि मस्तिष्क का, क्या ये जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है ये किसका पार्ट है, एक तो मस्तिष्क का एक पार्ट है ना। इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी सही स्टूडेंट, मतलब सभी स्टूडेंट जो है सही टिक किए होंगे, है ना। मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो गया। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है मानव के यानी ह्यूमन ब्रेन का ही एक पार्ट है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। इसका राइट आंसर सही दिए हैं सभी लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है भ्रूण वृद्धि को किसके द्वारा उत्तम मॉनिटर किया जाता है। बताइए तो ईसीजी टेक्नीशियन, ईसीजी जांच के द्वारा, इलेक्ट्रो
सेफेलोग्राफी के द्वारा, उसके बाद सोनोग्राफी के द्वारा, पीईटी के द्वारा बताइए तो भ्रूण वृद्धि को किसके द्वारा उत्तम मॉनिटर किया जाता है, यानी सही ढंग से जो है देख रेख किसके द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो सोनोग्राफी एक प्रक्रिया होता है, ठीक है, सोनोग्राफी एक प्रक्रिया होता है जिसमें जो है आपको जो है यहाँ पे भ्रूण अगर वृद्धि विकास कर रहा है तो उसको देख रेख सही तरीके से किया जा सकता है सोनोग्राफी के द्वारा, है ना। पेट में जो बच्चा मतलब भ्रूण होता है, पहले भ्रूण बनता है, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो भ्रूण को जो है मॉनिटर यानी सही से देख पाने की प्रक्रिया जो करता है, काम करता है, वो आपको सोनोग्राफी के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखिएगा, निम्न एक बहुस्रावी का बहिस्रावी यानी कि एक्सटर्नल इंडोक्राइन ग्लैंड है ना, इंडोक्राइन ग्लैंड है, इंडो और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड आपसे पूछ रहा है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड का, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण है अबडू, अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि, लाड़ ग्रंथि। बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आशा करता हूं कि आप सभी सही आंसर किए होंगे। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स लाड़ ग्रंथि हो गया, है ना, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है लाड़ ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, आशा करता हूं कि आप सभी लोग सही जवाब दिए होंगे इसका, है ना। तो चलिए आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोग डेली 7:30 बजे जुड़िए, है ना, डेली आप लोग को 7:30 बजे जुड़ना है। कितना, डेली 7:30 बजे आपको लाइव क्लासेस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है ना, कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, बताइए तो 31 जोड़े, 10 जोड़े, 30 जोड़े, 12 जोड़े, बताइए तो, है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा, आदमी यानी ह्यूमन में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स क्या आप लोग पूछिएगा, अगर आपको कितनी है पूछे, यानी कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है, तो आपको क्या जवाब देना है, 20 गो, है ना, 20 गो। और जोड़ा में पूछे तो आपको 10 गो देना है ना, अगर जोड़ा में पूछे तो आपको 10 देना है, ठीक है, 10 जोड़ा। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही जवाब दिए होंगे, है ना। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, क्या, बी नंबर ऑप्शन। जो भी लोग टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, ये आपसे पूछ रहा है हार्मोन हो सकता है केवल प्रोटीन, केवल एस्टेरॉइड, है ना, और उसके बाद केवल पॉलीपेप्टाइड, और उसके बाद प्रोटीन हो गया, उसके बाद एस्टेरॉइड अथवा पॉलीपेप्टाइड, बताइए तो तीनों। तो माय डियर फ्रेंड्स हार्मोन हो सकता है, ये चारों में से कौन हार्मोन हो सकता है, बताइए तो। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स हो गया आपको प्रोटीन, एस्टेरॉइड, है ना, और उसके बाद पॉलीपेप्टाइड, ये सभी जो है हार्मोन हो सकते हैं, है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, ये प्रोटीन हो गया, एस्टेरॉइड हो गया, यानी एस्टेरॉइड जो है 2 प्रकार का होता है, एनाबॉलिक एस्टेरॉइड और एक और होता है एनाबॉलिक एस्टेरॉइड, जो कि बॉडी में जो है मतलब बॉडी के फैट को इंक्रीज करता है ना, बॉडी के फैट को जो है बॉडी के फैट को मेंटेनेंस रखते हुए बॉडी को इंक्रीज कर देता है एनाबॉलिक एस्टेरॉइड, है ना। तो एस्टेरॉइड 2 प्रकार का होता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, ये ध्यान दीजिएगा कि ये आपसे क्या पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है, क्या कह रहा है ये देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र कथन सही है ना, सही वाला कथन को आपको चुनना है। पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं, बी में कह रहा है पौधे अपनी पत्तियों पर प्रकाश पड़े बिना भोजन बना सकते हैं, तो बिल्कुल ही गलती है। उसके बाद सी में कह रहा है पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं, ये भी गलती है ना। डी में कह रहा है आपसे, डी में क्या कह रहा है आपसे देखिएगा, डी में आपसे कह रहा है कि वर्षा के जल से आवश्यक खनिज पत्तियों द्वारा अवशोषित करते हैं, तो बिल्कुल ही गलती है। सही कौन लग रहा है पता है आपको, ए नंबर बिल्कुल सही लग रहा है। इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स ये हो गया, ठीक है। जो भी लोग यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी 21 का ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं ना, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों से रक्त आता है, यानी जो एक बीमारी होता है जिसको जो है ये पायरिया कहते हैं, है ना, पायरिया कहते हैं रक्त, उस बीमारी में क्या होता है मसूरों से जो ब्लड आते रहता है उसका दांत कमजोर हो जाता है और समय से पहले ही दांत गिर जाता है पायरिया रोग में, है ना। तो
ये बीमारी हो गया पायरिया। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है विटामिन की कमी के कारण मसूरों से ब्लड आता है और दांत यानी दांत हिलने लगता है। बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स कौन से विटामिन की कमी से ऐसा होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। ए में कह रहा है विटामिन ए, बी में कह रहा है विटामिन बी, सी में कह रहा है विटामिन सी और डी में कह रहा है विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग कह रहे हैं कि विटामिन सी, क्या विटामिन सी की कमी अगर शरीर में हो जाता है तो आपका दांत जो है, दांत से ब्लड और पायरिया रोग होने से पायरिया रोग हो सकता है ना। विटामिन सी की कमी से पायरिया रोग भी हो सकता है। तो आप लोग विटामिन को खाते रहिएगा, है ना। सभी विटामिन हरे साग सब्जियों को खाते रहिएगा, दूध पीते रहिएगा, है ना। तो आपको आशा करता हूं कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आप जो भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि 22 नंबर का ऑप्शन सी नंबर को टिक कर रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। यानी विटामिन सी को टिक कर रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। पायरिया से बचना है तो दूध का सेवन जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखिएगा, कह रहा है, क्या कह रहा है देखिएगा, हमारे आहार का कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? बताइए तो। पोटेशियम हो गया, लोहा हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन सी हो गया। बताइए माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग कह रहे हैं कैल्शियम को टिक कर रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। यानी कि जो भी लोग कैल्शियम को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि हमारे आहार का कौन सा भाग है ऐसा है जो भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है? तो ये आपको जो हो गया, यानी हमारे खाना का जो है कौन सा ऐसा भाग है जो कि मतलब कि हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? तो वो आपको कैल्शियम हो गया। कैल्शियम भी लेते रहना है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है देखिएगा, वह प्रक्रिया जिसका उपयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए तो। ये तो आप लोग एक के बार में टिक कर दिए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे रात में कह रहा है ना, ये आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है। रात में कह रहा है, क्या वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं? तो वो हो गया आपको श्वसन। क्या हो गया? श्वसन, है ना। श्वसन की यानी रिस्पायरेशन, है ना। रिस्पायरेशन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। तो यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और सबसे लास्ट क्वेश्चन आने ही वाला आपके स्क्रीन पे और इसका जवाब आपको लोग को देना है और इसके बाद क्लास को एंड करना है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स ये आपसे पूछ रहा है, मृग तृष्णा बढ़ाने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विसर्जन, परावर्तन, अपवर्तन। बताइए तो क्या है माय डियर फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग, है ना। तो इसका बस एगो क्वेश्चन बच गया है और सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है 25 नंबर। तो इसका राइट आंसर दीजिए और उसके बाद क्लास को एंड करते हैं, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स आपको डेली 7:30 बजे इवनिंग में जुड़ना है। क्या? डेली 7:30 बजे आपको इवनिंग में जुड़ना है। इसका राइट आंसर दे दीजिए आप लोग, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि मृग तृष्णा बनने के जो कारण है वो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है मृग तृष्णा बनता है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए माय डियर फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का पारा मेडिकल का एग्जाम क्रैक हो जाए और इसमें हम मदद करेंगे आपको, है ना। आओ मिलकर बांट ले दुनिया को, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारे हैं यहाँ पे। इसी के साथ मैं आज के इस क्लास को एंड करता हूं। बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स।